नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुनेंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा बाहर से और सभी को शुभकामनाएं वुमेंस डे की, हमारी पूरे टीम की तरफ से आपको, और महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। देखिए सारा पूरा सजा हुआ कैफे हमारा आज। तो आज बड़ा हसीन माहौल भी एक तरीके से पूरा रंगा, एकदम अलग अलग बैलून लगाए गए हैं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जो दलित पॉलिटिक्स है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ मायावती है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। माया और चिराग, कौन बुझेगा कौन जलेगा, ये हमारा आज थीम लाइन है। इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ एक समय तक मायावती बहुत होल्ड करती थी पावर, और दलित उनको अपना आइडियल मानते थे और उन्हीं की तरफ रुझान वोट करते थे। आज भी एक तरीके से वोटिंग पैटर्न अभी भी वही है। वहीं चिराग से पहले जो उनके पिताजी पासवान साहब थे, तब तक वो माना जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद चिराग की स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक सीट की अभी हैं, चाचा अलग हो गए। इस चुनाव में दोनों ही जो दलित पॉलिटिक्स को इतने सालों तक निभाते रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, अभी तक वो डाउन दिख रहे हैं। ना कहीं हल्ला नहीं है कि करेंगे क्या, चिराग किधर जाएंगे ये भी उनको भी नहीं पता है, और मायावती का क्या होगा ये भी नहीं पता है। ना कैंडिडेट उतरे हैं, ना चुनाव की तैयारियां दिख रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये दोनों पार्टियां हैं, इनका भविष्य क्या है? आपको क्या नज़र आता है इन दोनों का? शुक्रिया अश्विनी इस टॉपिक को उठाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप महिला दिवस पर बात कर रहे हैं और हम मायावती की राजनीति पर बात कर रहे हैं, तो आपस में एक को रिलेशन भी हो जाता है कि मायावती जी की राजनीति कैसी है। दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, दोनों ही लोग दलित समुदाय के लोग हों, चाहे मायावती जी इधर हों या उधर रामविलास पासवान हो, या अगर महाराष्ट्र में जाऊँ तो रामदास अठावले या प्रकाश अम्बेडकर हों, एक चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि ये बड़ा वाकई में आज भी समाज जो है वो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है। इनके पास उतनी चीज़ें नहीं पहुंची हैं जितना और तबके के पास पहुंच गई हैं। इसीलिए इसके पास मीडिया भी नहीं पहुंच पाता है, और इनको भी मीडिया तक पहुंचना अभी अच्छे से आया नहीं है। बाकियों की तुलनात्मक तौर पर बात कर रहा हूँ, तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो गया है कि हम जो है वो चोरी छुपे, हम मतलब बगैर हंगामे की काम करेंगे, हम शोर शराबा नहीं करेंगे। और उसी तरीके से वो काम, अभी अभी चंद्रशेखर आए हैं उनके समाज से निकले हुए, जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया की ही पैदाइश है वो तो। लेकिन इन द मीन टाइम मायावती जी की राजनीति वैसे ही थी, पासवान जी की भी वैसे ही है, और वहाँ अठावले की भी वैसे ही है। ये सब लोग जो हैं वो आराम से काम करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं। मैं इस बात की गारंटी आपको बता सकता हूँ कि मायावती जी को अगर चुनाव लड़ना है, उनके जहाँ भी लड़ना है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को अलर्ट कर दिया होगा। उनके लोग ज़मीन पे काम कर रहे होंगे। आपको भले ही झंडे, बैनर, पोस्टर या सोशल मीडिया पे चर्चाओं में वो नहीं दिख रही हैं, टीवी पर वो नहीं दिखाई दे रही हैं, पर वो काम ऐसे ही करती हैं। उनका तरीका ऐसे ही काम करने का, वो अपने लोगों को आइडेंटिफाई करके काम सौंप देती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आपने जो बात कहा कि नहीं दिख रही है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान तक हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। और ये दोनों पार्टियां, दोनों, चाहे इधर रामविलास पासवान हो, जिनको तो मौसम वैज्ञानिक ही कहा गया, उन्हीं के सुपुत्र हैं चिराग, तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और जो खबरें आई, हमें ये दिखाई 2 दिन पहले एनडीटीवी में कि भाई इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को 10 सीटें ऑफर कर दी हैं कि आप 8 वहाँ लड़ लीजिए, 2 यूपी में लड़ लीजिए। तो अगर ये वाकई में इस तरह का ऑफर दिया गया है वहाँ से तोड़ के लाने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार और पीएम की रैली में चिराग पासवान नहीं गए थे, उनकी अनुपस्थिति थी। इसी तरीके से एक खबर और भी चल रही है, मुझे नहीं पता कितनी सच है, कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच दरवाजे खुल गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस के लोग आप कहते रहे हैं कि आपस में कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन अगर सुपीरियर लेवल पर, सबसे बड़े लेवल पर अगर दरवाजे खुल गए हैं कि मायावती के साथ इंडिया ब्लॉक के लोग जा सकते हैं, और क्यों अखिलेश यादव ने और कैंडिडेट अनाउंस करना बंद कर दिए, ये क्या है? क्या कहीं कोई चल रहा है गठजोड़? और अगर ये गठजोड़ इंतजार कर रहा है कि चुनावों की तारीखों के बाद सामने आएगा, तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में एक लाइन मैं और जोड़ देता हूँ, फिर मैं माइक बाबा को देता हूँ। मैंने तो यहाँ तक सुना कि इंडिया गठबंधन में ये भी विचार विमर्श चल रहा है कि मायावती जी को चेहरे के तौर पर पेश कर दिया जाए, कि वो पीएम का चेहरा होंगी नरेंद्र मोदी के सामने। आई डोंट नो कितना सच है। ममता तैयार होंगी कि नहीं होंगी, शरद पवार तैयार होंगे कि नहीं होंगे, इसी नाम पे कहीं टूट तो नहीं जाएगा इंडिया गठबंधन, ये सब दूर की कौड़ी है, पर इस पर विचार विमर्श चल रहा है। और अगर ये ऐसा होता है तो राजनीति, ये 24 की लड़ाई में कुछ जूस जरूर आएगा। जरूर नहीं, आपने सही कहा। आपने जहाँ से ख़त्म किया वहीं से शुरू करता हूँ। कांग्रेस में इस बात को लेकर बहुत दिनों से चिंतन चल रहा है, और उसकी वजह है खड़गे साहब। अब और आप सब जानते हैं खड़गे साहब भी उसी समाज के उसी तबके से आते हैं जिसे मायावती आती हैं, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। 9 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो उनका ये मानना रहा है कि वो हमेशा से चाहते रहे हैं कि जब भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, मेरी ये जानकारी, उन्होंने हमेशा कहा कि हमको बीएसपी को नहीं अलग करके रखना चाहिए। भले ही मायावती किसी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं गई, चाहे फॉर्मली उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन एक रास्ता जो है खड़गे साहब ने खोल के रखा है। अब देखिए हुआ क्या है कि रास्ता तो खड़गे साहब ने पहल कर रखी है जब से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। एक दूसरी जो खिड़की जो है वो सोनिया गांधी और मायावती की खुली रहती है। वो तस्वीर भी याद कीजिए जब वो फूल का गुलदस्ता लेकर रात में चली गई थी हुमायूं रोड के उनके घर पर, और हम सब रिपोर्टर रात में भागे थे। उसके बाद वहाँ पे उनको जन्मदिन की बधाई दे दी थी। तो ये भी इतिहास है, ये भी राजनीति की। सोनिया जी चल के 10 जनपद से गई थी हुमायूं रोड पर मायावती जी के बंगले पर। वो सब रिपोर्टिंग के हमारे दिन थे, हम सब ने वो देखा। तो वो भी एक तस्वीर है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो क्या इसको लेकर के एक पहल हो सकती है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा सुमित ने कहा कि इंतजार किया जा रहा है कि आप जो है चुनाव डिक्लेयर कर दीजिए, फिर ईडी का भय जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद आके देखेंगे। क्योंकि आखिर 10 सांसद तो थे ना भाई आज के दिन, भले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलके लड़े, भले ही समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर हुए, बीएसपी के नहीं हुए, एक दूसरे पे आरोप लगे, लेकिन 10 सांसद थे मायावती के। अब उनकी निष्क्रियता की वजह से आधे सांसद बीजेपी में, कुछ सांसद सपा में, एक आध सांसद जो है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। जौनपुर वाले जो है दानिश अली लड़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इसको मायावती जी को, यदि हमारा टॉपिक ये है कि कौन जलेगा है और कौन बुझेगा बीएसपी और चिराग में, तो ये जलने बुझने का टाइम आया है। अब डिसाइड कर लीजिए, अब बाती में तेल डालने का टाइम आ गया। छोटा सा चिराग पे बोल देता हूँ। बिहार जो है चिराग और पारस चाचा भतीजा हैं। राजनीति में चाचा भतीजा बहुत फेमस रहे हैं। एक महाराष्ट्र में भी चाचा भतीजा देखे पार्टी लूट के ले गए, यहाँ पे चाचा पार्टी लूट के ले गए। अक्सर भतीजा ले जा रहे हैं, यहाँ पे चाचा पार्टी लूट के ले गए। दोनों हाजीपुर चाहते हैं, क्योंकि हाजीपुर जो है रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। अब हाजीपुर के लिए दोनों लड़े पड़े हैं, बीजेपी को तय करना है। बीजेपी ने अंदर पर ये डिसाइड किया है कि हम आप दोनों को मिलाकर के 4 सीट देंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है चिराग को 1 सीट और पारस को 3 सीट, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 2-2 पे बात हो जाएगी। उसके एवज में इंडिया गठबंधन ने जो 8 सीट चिराग को ऑफर किया है और 8 सीट बिहार में, 2 सीट यूपी में, वो एक प्रेशर का काम कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं चिराग पासवान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हनुमान बताते हैं अपने आप को। तो बिहार में जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, तो चिराग और पारस को 4 सीट मिला के, एक कुशवाहा को, एक मांझी को देने की बात हो रही है। बाकी बीजेपी जेडीयू जो है आपस में तय करेंगी। एक मैं आपको बताऊं चिराग ने किस ढंग से प्रेशर, एक भोजपुरी की एक फिल्म स्टार है सीमा सिंह, आइटम नंबर करती हैं डांसिंग। सीमा सिंह करीब 700 फिल्मों में काम किया है, आइटम गर्ल कहा जाता है भोजपुरी सिनेमा की। उनकी ससुराल है बिहार। उनके पति के साथ उन्होंने कल ही जो है सौरभ कुमार के साथ, जो जेडीयू में पहले थे, अभी जो है चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन की है। तो चिराग अपने कैंडिडेट ढूंढने में लगा हुआ है। अब मैं विचित्र जी का जो वो सुनूंगा एनालिसिस, मैं आपको सुनने के लिए जा जाऊँ। अरे नहीं, आप बाबा और सुमित जी बोल दी तो मुझे क्या बोलना है। आपको बोलना है कि जो एमआईएम और बसपा का जो अलायंस की बात चल रही है ना, वो कितना घातक पहले आप दलित राजनीति समझा दीजिए ना लोगों को। कितना घातक है कांग्रेस और बीजेपी सपा के लिए? अगर AIMIM और मायावती का गठबंधन होगा तो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि खेलब न खिलाइब खेलबे बिगाड़ब। यानी यानी मैं ना तो खेलूंगा, ना मैं खेलूंगा, न खेलने दूंगा, खेल ही बिगाड़ दूंगा। तो ये खेल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, और उसमें खेल इंडिया का बिगड़ेगा, इंडिया ब्लॉक का, NDA का नहीं, क्योंकि जो वोटों का समीकरण है उस आधार पे। हालांकि कई बार कई समीकरण धरे रह जाते हैं, इसलिए हम कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कर सकते। बंगाल में भी नहीं चले। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक बिहार के विधानसभा में यूपी में नहीं चले, और बिहार के एक सीमांचल में चल गए थे, और वो वहीं चल गए थे, और उसके अलावा कहीं नहीं चले। और बिहार में भी उनका असर नहीं चलता अगर कांग्रेस ठीक से लड़ी होती। विचित्र जी, सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मायावती जी का चिराग बुझेगा या इस चुनाव में
क्या होगा, उस पर आपका थॉट चाहिए। मायावती का चिराग लगातार बुझता ही जा रहा है। ये 2007 में अपने चरम पर थे। उस समय उनके पास सबसे ज़्यादा रोशनी थी, सूरज की माने सूरज जैसी चमक थी उनमें। और उस समय जिस तरह से पहली बार 1984 के बाद 23 साल बाद पूर्ण बहुमत की, नहीं 1991 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, यानी 16 साल बाद। और मायावती को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। आज वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार वैसे ही हैं जैसे कोई भी हो सकता है, क्योंकि घटक दल का कोई भी आदमी, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की नाव पर सवार हैं। लेकिन उस समय वो थी, उसके बाद से वो लगातार पतन की तरफ गई। उनका अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में उनको सिर्फ पूर्णेंदु जी बता रहे थे 13% वोट मिला है, 12.9%। पिछले विधानसभा में सीट के मामले में वो 0 पर सिमट गई। ये क्या बताता है? एक सीट है, एक सीट, हाँ एक सीट, माफ़ कीजिएगा, एक सीट है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो उत्तर प्रदेश में पूरे दलित उनके साथ थे एक समय में, जो 20% के करीब हैं, वो भी अब नहीं हैं। अब उनमें भी जो उनकी उपजाति के दलित हैं वही उनके साथ बचे हैं, यानी कि उनका तो आधार ऐसे ही खिंचा हुआ है। दूसरी बात कि कभी वो पब्लिक के बीच नहीं दिखती, क्योंकि वो उनको कांसीराम ने एक समय में सिखाया था, जो सबको सिखाया था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। लेकिन मायावती शायद उनसे ये नहीं पूछी कि तीसरे के बाद चौथे में क्या करेंगे। और कांसीराम जी ने शायद समझा न हो, बताना जरूरी, क्योंकि कांसीराम जो सड़क पे संघर्ष करते थे वो मायावती में नहीं दिखा कभी भी। तो इसीलिए दूसरी बात, अब ईडी सीबीआई का क्या मामला है, क्योंकि उनका मामला खुला नहीं, तो इसलिए उस पर हम नहीं कह सकते कि वो डर के मारे नहीं खेल रही है या उनकी कोई रणनीति है। लेकिन दूसरी बात, जो इंडिया ब्लॉक में आने की बात है, चाहे वो चिराग का है कि इधर चलूं कि उधर चलूं, या यहाँ पर मायावती का है कि एकला चलें ओवैसी जी के साथ, या फिर अपने ही अकेले लड़ें और अपने आप को शहीद कर लें, या तीसरा ये है कि इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करें और बदले में कुछ पा जाएं, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ों के बीच यही है कि आखिर दलित वोट क्या वाकई इन लोगों के साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट में सबसे बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है। जो लाभार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा दलित हैं, और वो दलित हैं और वो उधर वोट बहुत हद तक घुमा है। एक बात और बताऊं, बहुत हद तक वो ईमानदार भी होते हैं वोट के मामले में। आपका खाया तो आपको देंगे, उनमें भी समझदारी अब आ गई है, या चालाकी आ गई है कि बोल करके कि हम उत्तर जा रहे हैं दक्षिण को निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी ये है, क्योंकि जो पिछला वोट शेयर है 2022 का, मायावती के वोट का गिरना और बीजेपी का दलितों में वोट का बढ़ना, ये बताता है कि लाभार्थी बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में, बस एक बात बाबा खाली कह दूं कि रामविलास पासवान कभी सार्वकालिक दलितों के महान नेता नहीं रहे, वो सिर्फ पासवानों तक सीमित रहे। यहाँ तक कि वहाँ पर जो दूसरी जाति है, जिस जाति से जगजीवन राम आते थे, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक अपमान सूचक माना जाता है, और जिसमें मांझी तो मांझी भी और अलग अलग, हाँ अलग अलग कास्ट के, वो जाति पासवान की जाति से बड़ी है। और संख्या में एक इम्प्रेशन, मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, बातचीत जब हो रही थी, उन्होंने कहा कि क्या करें, रामविलास के पास जाति का जोर है। मैंने कहा कि ये किसने आपको बता दिया? बिहार में जातियों में रामविलास पासवान की जाति से ज़्यादा तो जगजीवन राम जिस जाति से आते थे वो जाति वोट ज़्यादा है, थोड़ी ही ज़्यादा है, 0.5% ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है। तो आप लोग उसमें से क्यों नहीं नया नेता निकालने की कोशिश करते हैं? तो मेरे कहने का है कि दलित ऐसा, ये लोग सिंबॉलिक के तौर पे थोड़ा बहुत काम करेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विपक्ष के साथ एक चीज़ ये है, जैसा कहा गया, जैसा सुमित जी ने भी कहा कि इंडिया ब्लॉक या मायावती हो सकता है किसी रणनीति में लगी हैं, चिराग भी रणनीति में लगे हैं। हमें लगता है कि वो रणनीति अगर वो गुप्त रख रहे हैं तो वो गुप्त हमसे आपसे तो हो सकता है, लेकिन क्या वो गुप्त बीजेपी से हो सकता है?
बीजेपी को सब कुछ पता है, इनके सांस लेने से पहले पता है कि ये किधर मुंह करके सांस लेंगे। तो इसीलिए आप जनता के बीच जा करके उनको तो स्पष्ट बताइए, उनके सामने तो स्पष्ट हो कि आप इंडिया ब्लॉक के हैं कि उधर हैं कि इधर हैं। आप एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दलित राजनीति या दलित वोट को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं पुनेंदु को याद दिला रहा था कि हमने और पुनेंदु और अश्विनी ने मिलके ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसमें दलित वोटों का बहुत एनालिसिस किया था। बताइए दर्शक। तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से यूपी और बिहार दोनों में दलित वोट सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी में दलित आबादी 21% है और बिहार में जो नया कास्ट सेंसस है उसकी माने तो 20% वहाँ पर दलित है। इतनी बड़ी कास्ट कम्युनिटी और कोई दूसरी नहीं है, मतलब अगर क्लास के हिसाब से देखें तो। और चूंकि उनका एक वोट ट्रेंड है, वो एक पार्टी को करते रहे हैं। जैसे यूपी में मान लें तो बीएसपी के साथ उनका लगाव रहा है, जो आंकड़ों में भी दिखता रहा है। 2007 में जैसा कि विजित सर ने कहा कि 16 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो जाहिर सी बात है उसमें सबसे बड़ी संख्या उनकी थी। 2009 में बीएसपी ने 20 लोकसभा की सीटें जीती, लेकिन 2012 में ये विधानसभा हारे। उसके बाद से जो बीएसपी का डाउनफॉल हुआ है वो लगातार आपको दिख रहा है कि 2014 में एक भी सीट नहीं जीते लोकसभा में, वोट फीसदी भी कम हुए। 2017 में बहुत बुरी हालत हुई बीएसपी की, और 2022 के विधानसभा में तो महज एक सीट, जो उनके विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह, वही सब कुछ हैं, वही विधानमंडल दल के नेता हैं। वही बहन जी अभी उनके बेटे या बेटी की शादी हुई तो बहन जी उसमें गई थी। नॉर्मली वो पब्लिक प्रोग्राम्स में कम जाती हैं। तो फिलहाल पार्टी के वो एक जनप्रतिनिधि हैं वो। हाँ हाँ, तो वो है। तो नहीं अच्छा, हाँ मतलब बीजेपी चले नहीं गए, वोट दिया होगा, मुझे मेरे ध्यान में नहीं आया। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए, जो सप्रेस कास्ट रही हैं, जो शोषित समाज हम जिसको कहते हैं, वो नायक मानती हैं उनको जो उनके लिए फाइट करता है। काशीराम या एक हद तक रामविलास पासवान भी एक ज़माने में, या महाराष्ट्र में जो दलित राजनीति का एक ऐसा चेहरा रहा है जो फाइट करके लोग आगे आए हैं, वो शायद मुझे लगता है कि बहन जी की का जो अभी पब्लिक अपीयरेंस कम हुआ है और जिस तरह से एक सक्रियता थी धीरे धीरे 2012 के बाद से वो बहुत धीरे धीरे कम होती गई, तो वो उनके वोट में भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और रामविलास पासवान के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को उनकी कम्युनिटी उस तरह से नेता मान पा रही, क्योंकि वो एक सुविधा संपन्न एक जीवन जी करके आए हैं। वो जो एक संघर्ष की राजनीति होती है, तो शायद वो उनके चाचा और उनको वो थोड़ा सा, इसीलिए आप देखेंगे वो पार्टी टूट करके उसका बड़ा हिस्सा उनके साथ चला गया। भाई 6 में 5 उनके साथ चले गए, तो कुछ तो बात होगी, वो ज़मीन की राजनीति को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। और रामविलास पासवान का अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह रहा है वो दिखता है। अभी टिकट बंटवारे में घर के लोगों को ज़्यादा सीटें आती थी, तो उन्होंने अपने परिवार को लेकर के चले, लेकिन उनके जाने के बाद वो चीज़ें टूट गई। बाबा थोड़ा इंटरनल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो वो उस चीज़ को वो पूरी कहानी बताएंगे। रही बात बहन जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है ये थोड़ा ये बहुत अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। जो एक कम्युनिटी, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है 21% यूपी में, 20% बिहार में, उसको उसके नेताओं का इस तरह से निष्क्रिय होना, उसकी राजनीति जो दलित अस्मिता या दलित रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है, उसके लिए भी बहुत सही नहीं है। सिर्फ अगर जैसे विजित सर कह रहे थे कि वो लाभार्थी वोट बैंक के तहत एक अलग तरह की राजनीति भी चुनाव में काम करती है, वो है उनके रिप्रेजेंटेशन की, कि क्या वो टॉप लीडरशिप पे उनका कोई बंदा पहुंच रहा है, क्या क्रीम पदों पर उनके लोग हैं, क्या डीएम एसएसपी उस तरह के लोग जो पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं उनमें उनके कितने लोग हैं। और ये यूपी बिहार में ये चीज़ें महत्व रहती हैं। जब बहन जी होती हैं तो आपको वो दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी में टॉप लीडर पे वो दिखेंगे, आपको मंत्रियों में वो दिखेंगे, और उनका कार्यकर्ता अगर जाता है वहाँ पे थाने में और तहसीलों में, तो उनके काम को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो नीचे जाएंगी, मैं एक लोकतंत्र के लिहाज से बातें कर रहा हूँ, तो उनका थोड़ा सा जो नीचे जाना, ये पूरे उस समाज के लिए चिंता का विषय है। हमने पहले भी उस पर एक शो किया था, तो लोग इस तरह के कमेंट्स बाबा आ रहे थे, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि बहन जी अभी राजनीति से गायब नहीं हुई हैं। थोड़ी सी सक्रियता अगर वो बढ़ाएंगी और वो समझेंगी, अगर बीजेपी का ही उदाहरण देख लें, बीजेपी जहाँ पर वो, अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बीजेडी के साथ वो अलायंस कर रही है, जबकि वो बहुत खराब स्थिति, पिछली बार भी 8 सीटें आई थी उसकी 21 में, लेकिन अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए जिससे मेन अपोजिशन, मतलब ये तो एक अजीब बात हुई ना कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाए किसी राज्य में। ये मान लीजिए कि आंध्रा में अभी टीडीपी और
वाईएसआर मिल जाए, वो वही कहानी हो गई ना। उड़ीसा तो वही एग्जाम्पल हुआ। तो ये तो एक अजीब सी हरकत हो गई। फिर तो वही हुआ कि भाई कांग्रेस और बीजेपी का मिलना बाकी वाली बात है। तो बहन जी को इस वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। उनको सपा और कांग्रेस से हाथ मिला करके, पिछली बार वो गठबंधन में थी तो ज्यादा फायदा उनको हुआ, 10 सीटें उनकी आई, अखिलेश तो 5 में ही रह गए, जो 14 में भी अकेले लड़के 5 जीते थे। तो बेहतर है वो हाथ मिलाती है, उनके लिए राजनीतिक रूप से भी ज्यादा है, जितने सांसद जीतेंगे उनका ही वो बढ़ेगा प्रभाव। अब वो क्या इंतजार कर रही हैं ये तो वही बताएंगी। एक चीज खाली जो ये गठबंधन बनता है ना, एक चीज महसूस होता है कि आपका गठबंधन अगर पहले से बनता है, वो पहले से काम करता रहता है, तो उसका एक अलग असर होता है। ये सारे जो ठीक चुनाव से पहले जो पहले से बने होते थे, अगर मान लीजिए 2022 में उड़ीसा में असर करेगा कि नहीं ये आप बताइए पहले। अगर बीजेडी और जो एक दूसरे को 5 साल से बीजेपी आरोप लगा रही थी, 15 साल से, वो अब हाथ मिलाएंगे तो असर क्या होगा बताइए। हार ये- जाएंगे, वहाँ कांग्रेस जीतेगी। नहीं, कांग्रेस के साथ तो दिक्कत यही है कि कांग्रेस गई ही नहीं कहीं ना। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। बीजेपी हाथ मिलाए सब अच्छा हो जाता है, जब विपक्ष हाथ मिलाए तो उसकी बहुत बुरा हाँ हो जाता नहीं, उसकी वजह है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होता नहीं है। नहीं मास्टर स्ट्रोक बीजेपी नहीं, करे तो मास्टर नहीं स्ट्रोक। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी लोगों के बीच घुलती हुई मिलती हुई दिखती है। वो कांग्रेस के नेता वैसा नहीं दिखते हैं। कांग्रेस ने मतलब कि हम तो नहीं राहुल जानते। गांधी सड़क सड़क घूम रहे हैं और क्या नहीं कर दे, जान दे दे अपनी। नहीं, एक राहुल गांधी सब कुछ नहीं है। बाबा ज्यादा जानते होंगे। बाबा बताएं कि उड़ीसा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है। एक चीज खाली बता दें, सिवाय इसके कि श्रीकांत जेना रिएक्शन में एक अभी आ गए, तो श्रीकांत गिरधर का मांग का आना या जाना वो तो अब ये हो गया ना। आपने वहां पर लोगों के बीच जोड़ने के लिए क्या किया? आपने क्या किया कि बीजेपी से लड़ना है तो बीजू जनता दल से हम गठबंधन करें? कोशिश आपने कभी की? मुझे नहीं मालूम, बाबा बता सकते हैं। मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि यदि आप विपक्ष में हैं तो आपको सत्ता पक्ष से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ये बात है। कुछ पूछेंगे? बाबा कुछ बोलने वाले थे। बाबा आप बोलिए। पासवान की पॉलिटिक्स में आप कुछ बोलने वाले हैं? मैं जल्दी से लिस्ट आ गई है कांग्रेस की, मैं आपको बता दूं। नहीं वो उधर की है, हाँ। मैं बिहार में जो है ना, यूपी की तरह कोई ऐसा स्ट्रांग जो है वो लीडरशिप दलित का एज पर से जगजीवन राम के बाद देखने को नहीं मिला। और बिहार की राजनीति में जो विचित्र जी कह रहे थे ना कि अलग अलग जातियों का खेमा रहा, उनका लीडर गाहे बगाहे जो ऑफ लेट आफ्टर जगजीवन राम लालू यादव ही दिखाई दिए। उसके बाद आप कहेंगे लालू यादव रहे तो फिर नीतीश इतने साल तक कैसे रहे? नीतीश ने उनका एक सोशल इंजीनियरिंग किया। उन्होंने दलितों में से एक दलित जो थोड़े अच्छे पोजीशन पे थे और जो उनसे पिछड़े थे उनको महादलित की कैटेगरी दी, समझ गए? वो एक अलग सब कैटेगरी बना दी। उसी तरह उन्होंने ओबीसी में भी जो कर्पूरी फार्मूला था एनेक्सर 1, आपको मालूम है कि बिहार में कर्पूरी फार्मूला था, ओबीसी को ब्लैंकेट रिजर्वेशन नहीं मिलता था। ओबीसी में वैसे सब कास्ट जो कि उतने पावरफुल नहीं थे उनको रिजर्वेशन मिलता था। यानी एक ही कास्ट में एक उपजाति को मिलेगा, दूसरी उपजाति को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा, जहाँ तक आप पासवान की बात करें तो हमारे यहाँ 2-3 मेन कास्ट हैं। एक जगजीवन राम मीरा कुमार जिस से आती हैं, एक रामविलास पासवान जो आप पासवान जानते हैं, और एक मांझी आते हैं जिसको हम लोग सदा भी कहते हैं, टाइटल होता है। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां से पशुपति पारस जो है 5-6 बार विधायक रहे, और मेरे गांव के बगल में शहरबन्नी है गांव जहां से रामविलास पासवान आते हैं, और मेरा क्षेत्र जो है अलौली जो है वो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, और वहां पे झगड़ा होता है पासवान वर्सेस दुसाद जिसको हम लोग कहते हैं, समझ गए? तो वहाँ पे कभी पारस जीते थे और कभी मिश्री सदा जीते थे जो कि अदर दलित थे। लेकिन चूंकि पासवान रामविलास पासवान इतने बड़े नेता हो गए कि लगा कि ये वो बहुत बड़ी कास्ट है, वैसी बात नहीं है। 5-6% वोट है उनका। वो वोट अभी तक परंपरागत रूप से भले ही पार्टी पे पशुपति का कब्जा हो, लेकिन वो वोट जो है ना वो चिराग के पास है, समझ गए? चिराग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। ये परसेप्शन अलग बनाया गया है कि सारे सांसद उनके साथ चले गए तो पार्टी पे उनका कब्जा है। पार्टी जो है संसदीय पार्टी पे हो सकता है, लोगों पे नहीं हो सकता है। चिराग बच्चा था, छोटा है, तो उसको कोई सांसद जो है उसके लीडरशिप को में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो जो बिहारी फर्स्ट को जो नारा दिया वो लोगों में काम कर रहा है और उसकी रैलियों में भीड़ भी जुट रही है।
इसलिए आज वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में है कि ये है कि आरजेडी भी उसको इतना सीट ऑफर कर रही है। और ये बात तो सच है अश्विन कि मैं तो खैर बिहार से नहीं आता हूँ, लेकिन जितना बिहार की राजनीति को समझता हूँ यहाँ बैठ के, कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर, सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग को देखा जाता है, पशुपति पारस को नहीं देखा जाता है। और पशुपति पारस भी इस बात को समझते थे और तभी उन्होंने पार्टी में ये इस तरह का डिवीजन कराया, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि पार्टी के ज़्यादातर सांसद जो हैं वो मेरे साथ हैं, आपके साथ नहीं हैं। जिसमें दो तो वो खुद और उनका बेटा ही था, उन 4 में से प्रिंस और वो, है ना, प्रिंस भतीजा है, पशु, अच्छा, जो जिनका देहांत हो गया, जिनका, अच्छा ठीक है, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, आपको पता होगा। लेकिन कुल मिलाकर मतलब मेरा ये कहना है कि इस परिस्थिति में चिराग इस लड़ाई में पीछे छूट रहा है, ऐसा नहीं है। चिराग की ताकत को बीजेपी जानती है, वरना चिराग को कब से, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी के साथ जो आता है वो धुल जाता है, बीजेपी अब तक निकाल के बाहर कर चुकी होती। अगर बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान काम के नहीं है, पशुपति पारस काम के हैं, तो 1.5-2 साल से क्यों चिराग को लिए चल रहे हैं, क्यों चिराग के साथ बातचीत चल रही है, क्यों चिराग को मीटिंग को बुलाया जाता है? क्योंकि चिराग के पास जनता जो है वो चिराग के पास है, सांसद भले इनके पास हो। उन सांसदों को भी अगर अपनी सीटों से एलजेपी के टिकट पे जीतना है तो वो चाहेंगे कि चिराग आगे कैंपेन करे उन इलाकों में, अगर वो दोबारा नॉमिनेशन उनको मिलता है तो ये उनके मन में होगा। खैर अब जो भी होगा वो तो एनडीए के अंदर होगा, वो पता लगेगा। एक चीज़ जो मैं इस पूरी बातचीत में चाहता हूँ कि इस पर एक तवज्जो ज़रूर डाली जाए। हालांकि समय हो गया है अपना, 20 मिनट के आसपास ऊपर चले गए हैं, लेकिन अच्छा ऊपर चले गए एक, चलो मैं ये बात अपने मन की कह देता हूँ, और वो ये कि अब मायावती हो या चिराग पासवान हो, इनको अपनी इस ताकत को समझना होगा कि आज की तारीख में राहुल गांधी हो या अमित शाह हो, सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको हमारी ज़रूरत है, हमारे बगैर नहीं रह सकते हैं। मायावती की जो आपने बात की कि भाई नाना करते हुए भी 10 सीटें जीती ना, उनके पास 14% वोट था, आया ना पिछली बार भी, जो 22 से घटकर 21 से घटकर आप 13-14 पे आ गए। 13-14% बहुत होता है, 13-14% पे आप किसी का भी चुनाव बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार 10-12% प्रकाश अंबेडकर और एमआईएम लेकर आई थी, और कांग्रेस और एनसीपी का क्या हाल हो गया था, 41 में से 5 सीटें जीत, 48 में से 5 सीटें जीत पाए थे, 41 पे एनडीए जीत गई थी। तो ये ताकत है उनके पास, और इस बात को मायावती समझती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझती है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है जो विचित्र बोल रहे थे कि मायावती को ज़मीन पे आके लड़ना पड़ेगा, वरना उनके जाने के पहले अपनी आंखों के सामने अपनी पार्टी को जाते हुए देख लेंगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनके साथ। वो जो घर से नहीं निकलती हैं, संकोच करती हैं, परहेज करती हैं, उस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती हैं, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको लड़ते हुए दिखना होगा। हाँ, आज़ाद आ गया है, प्रकाश अंबेडकर खड़े हो रहे हैं, ये सब। लेकिन दलित राजनीति के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मायावती जैसे नेताओं का कमजोर होना या उसके बाद ऐसी पार्टी का एकदम खत्म हो जाना, ये दलित राजनीति के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि एक बड़ी वॉइस थी मायावती। बस एक चीज कह रहा था कि हम सब लोग ये मान के, जैसे एक ध्वनि ऐसी बनती है कि उत्तर प्रदेश में दलित चेहरा मायावती है या बिहार में चिराग पासवान आज की तारीख में दिखते हैं, थोड़ा बहुत मांझी दिखते हैं। इस समय दलित राजनीति में जो एक रिक्तता है उसको भरने के लिए सबसे सुनहरा मौका अगर एक पार्टी के पास था, माने अब तो खत्म हो गया, चुनाव बहुत सर पे है, पिछले 1.5 साल से वो कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक दलित को, अपना अध्यक्ष बनाया। मैं बार बार इस निजी बातचीत में भी कहता हूं कि कांग्रेस को इनको अपने आइकन के रूप में उत्तर प्रदेश और बिहार में युद्ध स्तर पर घुमाना चाहिए था, और ये दिखाना चाहिए कि दूसरे लोग दलित हित की बात करते हैं, हम तो एक अपना नेता ला दिए हैं, और हमारा नेता कांग्रेस का एक दलित है। और जो वहाँ पर भी रहा, यहाँ पर जो भी कुछ हो, और जितने, देखिए राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व है। कांग्रेस के साथ कांसीराम से दिक्कत हो सकती है, लेकिन दलितों के लिए कांसीराम आज भी अंबेडकर को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारने वाले दिखते हैं। इसीलिए अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कांसीराम, जगजीवन राम, ये जितने दलित आइकन हैं, उनकी स्मृतियों को लेकर अगर कांग्रेस ने 1.5 साल तक यूपी बिहार में काम किया होता तो 20% में अगर 10% भी आप वोट में घुसे होते, 2-4% भी जीतते, तो धीरे धीरे आपकी तरफ उनका एक रुझान होता। लेकिन सिर्फ कागज पर कि हम मायावती से रात में गुपचुप तरीके से गठबंधन कर लेंगे, और बिहार में अगर चिराग उधर नहीं गए तो इधर लेकर के कर लें, तो कागज पर तो बनाना बड़ा आसान होता है। हम लोग भी बनाते हैं तो लगता है कि ये शो बना देंगे तो बड़ी टीआरपी आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। का तो अनुभव है, आपका ज्ञान राजनीति का भी है। लेकिन ये बात था, आपने कहा कि खड़गे साहब का भी बीच में एक प्लानिंग था कि
यूपी से लड़ाया जाएगा, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। जैसे आपने बोला ना, जिस तरीके से सीना तान के प्रधानमंत्री बताते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, भाजपा कांग्रेस पास मौका था कि सीना तान के बताए कि मेरे पास दलित अध्यक्ष है और वो हम पार्टी हैं जो सभी का सम्मान करते हैं। एक चीज़ बस इसी में जोड़ के ख़त्म कर रहे हैं कि जो आपने बताया बसपा एसपी का ना, पिछली बार बसपा एसपी 2019 के इलेक्शन में 39% करीब इनका वोट शेयर रहा और बीजेपी का 49%, 10% ज़्यादा। अगर इसमें कांग्रेस जोड़ दें लगभग जो 6.5% था, तो 46.5, मतलब कि 2%, 3% कम है। अगर मान लीजिए कि इस इलेक्शन में जैसे बात चल रही है, अगर हो जाता है, गलती से भी अलायंस मान लेते हैं, तो एक तरीके से बड़ा डेंट बीजेपी को दे सकती है, क्योंकि 3% का डिफरेंस कहना चाहिए, मुकाबला दे सकती है। मुकाबला हो जाए। मैं डेंट शब्द से बचना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मुकाबला हो सकता है इंटरेस्टिंग। अभी जो एक तरफा माहौल दिख रहा है ना, उस एक तरफा माहौल में कुछ तो चुनौती आएगी, कुछ तो दिलचस्पी आएगी चुनाव में। हाँ, उम्मीद करते कुछ ऐसा हो। और जनता छत्तीसगढ़ में आज एक शो कर रहा था, तो कह रहे हैं कुछ तो दिलचस्पी आएगी, पूरी आ जाएगी। सपा बसपा कांग्रेस लड़ेंगे तो बीजेपी की जो तैयारी कर रही है उसको 2 गुनी 3 गुनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, तब मुकाबला इतना इजी नहीं होगा। ये बोल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी के आधार पर भी बोल रहा हूँ। जो मेरे पास जानकारियाँ हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरफ आएंगी मायावती खुलकर, आई स्टिल डाउट, क्योंकि मेरे पास इस तरह की जानकारियां हैं कि जिन लोगों को उन्होंने कहा है चुनाव लड़ने की तैयारी करो, वो कैसी तैयारी कर रहे हैं मैं जानता हूँ। तो 1-2 लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। नहीं सुमित, हमारा तो ये इंटरेस्ट है ना कि मुकाबला हो। हम एज ए रिपोर्टर हम चाहते हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ में जब से वो बघेल साहब का नाम आया, आज चल रहा है, तो वहाँ पे रिपोर्टर बड़े उत्साहित है कि चलो कुछ तो कॉन्टेस्ट होगा, कुछ तो देखेंगे। सरोज पांडे वर्सेस जो वो महंत साहब की वाइफ है ज्योत्सना महंत, कुछ तो कंटेस्ट हो। तो ये हमारा तो केवल उतना इंटरेस्ट रहता है कि थोड़ी तो स्टोरी बने। ठीक है, तो इसी नोट से ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो हमारा टॉपिक था माया और चिराग वो समझ में आया हो। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।